हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक, बी है भावात्मक, सी है क्रियात्मक उद्देश्य। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्लूम ने तीन उद्देश्य, शिक्षण के तीन उद्देश्य दिया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। प्रश्न संख्या दूसरा है, सा विद्या या विमुक्तते विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। ऑप्शन ए है आदर्शवादी, बी है प्रकृतिवादी, सी है प्रयोजनवादी और डी है अस्तित्ववादी। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा आदर्शवादी। प्रश्न संख्या 3 है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म शिथिल, बी है ज्ञात अज्ञात, सी है पूर्ण अंश और डी है विशिष्ट सामान्य। इसका सही उत्तर सी है पूर्ण अंश। पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है। ऑप्शन ए है जॉन डेवी, बी है एडम्स, सी है रेमंड और डी है एंडरसन। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा जॉन डेवी। जॉन डेवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया शिक्षण का, जिसमें होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और इसका ऑप्शन बी दिया हुआ एडम्स। एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया शिक्षण का, उसमें उन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी को ही माना, पाठ्यक्रम को नहीं माना। लेकिन जॉन डेवी ने कहा कि पाठ्यक्रम के बिना शिक्षण कार्य संभव नहीं है। इन्होंने त्रिध्रुवी प्रक्रिया दिया शिक्षण का। प्रश्न संख्या 5 है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट, बी है कम्युनिकल, सी है कम्युनिकेशन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए है कम्युनिस्ट। प्रश्न संख्या 6 है, संप्रेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 4, बी 2, सी 1 और डी 3। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 2। संप्रेषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं और उसके सब पार्ट होते हैं, यानी वो जो दो पार्ट होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे संप्रेषण के दो भाग कौन कौन है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। और शाब्दिक संप्रेषण के दो भाग होते हैं, मौखिक और लिखित। और अशाब्दिक संप्रेषण के तीन भाग होते हैं, मौखिक, आंगिक और स्पर्श संप्रेषण। यहाँ पे प्रकार पूछा है तो मुख्य कितने भाग होते हैं, तो दो ही होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉवेल, बी है मॉन्टेसरी, सी किलपैट्रिक और डी है पेस्टोलॉजी। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा किलपैट्रिक। देखिए, प्रोजेक्ट विधि को जॉन डेवी ने इसका अवधारणा दिया था, लेकिन इसका प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया था। किलपैट्रिक जॉन डेवी के शिष्य थे। जहाँ भी अगर जो अवधारणा नाम से पूछेगा कि प्रोजेक्ट पद्धति की अवधारणा किसने दिया था, तो आप जॉन डेवी को टिक करेंगे। लेकिन अगर जो प्रतिपादक आएगा या फिर जन्मदाता का नाम पूछेगा तो किलपैट्रिक को ही सही उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है रुचि का सिद्धांत, सी है नियोजन का सिद्धांत और डी है परिमाण का सिद्धांत। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है परिमाण का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 9 है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन ए है व्याख्यान प्रविधि, बी है प्रश्नोत्तर प्रविधि, सी है खेल प्रविधि, ऑप्शन डी है कहानी प्रविधि। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है कहानी प्रविधि। ये प्रश्न पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, 2023 में भी पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, सुकरात प्रविधि कहते हैं। ऑप्शन ए है कहानी प्रविधि, बी है प्रयोग प्रविधि, सी है प्रश्नोत्तर प्रविधि और डी है विश्लेषण प्रविधि। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा शिक्षक। देखिए, नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, यानी शिक्षक केंद्र में होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा शिक्षक। प्रश्न संख्या 12 है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है डी एलन। प्रश्न संख्या 13 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम, बी परिवार, सी पूर्व ज्ञान और डी पाठ। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है पूर्व ज्ञान। पाठ प्रस्तावना में बच्चों से प्रश्न पूछकर उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है और बच्चों का स्तर पता लग जाता है। उसके बाद शिक्षण कार्य किया जाता है उनके स्तर के अनुसार। प्रश्न संख्या 14 है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं।
ऑप्शन ए है मूक, बी है सक्रिय और सी है निष्क्रिय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए व्याख्यान विधि में शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होता है ये, इसमें शिक्षक बोलता है और छात्र चुपचाप सुनते रहते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं। इसका ऑप्शन राजन सीरीज में मूक माना है और किताब में निष्क्रिय माना है। इसमें कौन सही हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। अब पीएनपी पे डिपेंड करता है कि परीक्षा में पूछता है तो पीएनपी किसको सही मानता है। वैसे आप मूक के साथ जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, अधिगम का अर्थ है। ऑप्शन ए है लक्ष्य प्राप्त करना, बी है सीखना और सी है व्यवहार करना, डी है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। समय के साथ व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं और व्यवहार करना न रह के व्यवहार में परिवर्तन रहता तो ये सही उत्तर हो सकता था, लेकिन यहाँ व्यवहार करना है इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, सामान्य भाषा में संप्रेषण या विचार संचार से आशय उस विचार विमर्श से है जो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच किसी सूचना अथवा जानकारी के लिए होता है। न्यूमर एवं समर के अनुसार संप्रेषण में एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, स्वभावों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान होता है। प्रश्न संख्या 17 है, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। उत्तर, संप्रेषण को सामान्य रूप से समझने योग्य तरीकों में प्रेषक से प्राप्तकर्ता का संदेश के संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः प्रेषक, प्राप्तकर्ता और संदेश एक संप्रेषण घटना के मूलभूत घटक हैं। संप्रेषण से 2 प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न संख्या 18 है, संप्रेषण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। उत्तर, अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की उस आंतरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाशील करती है, जिनमें से कुछ सिद्धांत निम्न हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा अंतर्नोद सिद्धांत, तीसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत और अगला है शरीर क्रिया का सिद्धांत, शरीर क्रिया सिद्धांत। प्रश्न संख्या 19 है, शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए। उत्तर, शिक्षण के 2 सूत्र निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा सरल से कठिन की ओर, तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा पूर्ण से अंश की ओर। इसमें आप कोई 2 लिख देंगे तभी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है आपको 5 लिखना है या 4 लिखना है। प्रश्न संख्या 20 है, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। उत्तर, प्रशिक्षण एक विशिष्ट क्रिया अथवा अकाल्पनिक प्रक्रिया है जिसमें विशेष कार्य संबंधी सूचना एवं कार्य पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है। उत्तर, पुनर्वलन 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है धनात्मक या सकारात्मक पुनर्वलन और दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्वलन। नीचे दिया है, इन दोनों ही प्रकार के पुनर्वलन के 2 रूप हो सकते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक या सांकेतिक। यानी धनात्मक के भी 2 रूप हो सकते हैं, 2 रूप होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, और ऋणात्मक के भी 2 होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। पुनर्वलन इसे कहते हैं जब बच्चा से कुछ पूछते हैं, वो उत्तर सही देता है तो उसको प्रोत्साहन में जो वर्ड बोला जाता है उसी को पुनर्वलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। ये पिछले क्लास में भी पूछा हुआ था ये प्रश्न। उत्तर है, अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना, अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने की जीवनोपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। स्तर शब्द का आशय उपलब्धि के स्तरों में लगाया जाता है। देखिए ये प्रश्न पिछले क्लास में 2023 के पेपर में अति लघु उत्तरी में भी पूछा हुआ था और लघु उत्तरी में भी पूछा हुआ था। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरी में पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, बाल केंद्रित शिक्षक को बालकों के मूल प्रवृत्ति, रुचियों, आवश्यकताओं आदि सभी की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा शिक्षक बालकों को ज़्यादातर व्यवहारिक ज्ञान देना चाहते हैं या देना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 है,
खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। उत्तर, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियां निम्न हैं। पहला है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा किंडरगार्टन विधि, तीसरा प्रोजेक्ट विधि और चौथा डाल्टन विधि। प्रश्न संख्या 25 है, पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है? उत्तर, पर्यटन विधि का प्रयोग इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, भूगोल, विज्ञान आदि के विषय हेतु लाभप्रद है। लेकिन अगर जो यही सारे ऑप्शंस अगर जो बहुविकल्पी में दे देगा तो आप इसको भूगोल को टिक करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पर्यटन इंपॉर्टेंट होता है वो भूगोल में होता है। यहाँ पे तो अति लघु उत्तरी में है तो सभी विषयों के नाम लिख दिए, लेकिन अगर जो ये बहुविकल्पी में पूछेगा, ऑप्शन देगा तो भूगोल विषय टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 26 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है? उत्तर, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से विज्ञान विषय के लिए उपयोगी है। प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल, विज्ञान में ही तो होता है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बिना प्रैक्टिकल के विज्ञान विषय का शिक्षा अधूरा होता है। प्रश्न संख्या 27 है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। उत्तर, सूक्ष्म शिक्षण बुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षक प्रशिक्षण की प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रेक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा आप सूक्ष्म शिक्षण का परिभाषा लिख सकते हैं, कम बच्चों को कम समय के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित टॉपिक या निश्चित विषय पर किया गया शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। प्रश्न संख्या 28 है, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, शिक्षण कौशल की परिभाषा डॉक्टर BK पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। प्रश्न संख्या 29 है, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। उत्तर, श्यामपट्ट कौशल के 2 घटक निम्नलिखित हैं। पहला है अक्षरों की स्पष्टता, दूसरा है अक्षरों के बीच समुचित स्थान, और तीसरा है 2 अक्षरों के बीच समुचित स्थान, और चौथा है अक्षरों का आकार कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त हो। प्रश्न संख्या 30 है, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, स्पष्टीकरण युक्ति स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है, यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं। अगला प्रश्न है जो कि लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31, शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक अवधारणा मानचित्र एक प्रकार का ग्राफिक आयोजक है जिसका उपयोग किसी विषय के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने, विचारों के बीच संबंध बनाने और किसी के समझ के दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए किया जाता है। अवधारणा मानचित्र मुख्य विचार या अवधारणा से शुरू होते हैं और फिर यह दिखाने के लिए शाखा लगाते हैं कि उस मुख्य विचार को विशिष्ट विषयों में कैसे तोड़ा जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, संप्रेषण के प्रकार, पहला है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण का अर्थ है आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना। दूसरा, लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण से आशय उस संप्रेषण से है जो कि लिखित में हो। ज़्यादातर दशाओं में यह औपचारिक संप्रेषण होता है। और तीसरा है औपचारिक संप्रेषण, जब संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच औपचारिक संबंध होता है तो संप्रेषण औपचारिक रूप में होता है। चौथा है अनौपचारिक संप्रेषण, जब संदेश के प्रेषक में प्रापक के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं तो संप्रेषण भी अनौपचारिक रूप से होता है। पांचवा है अधोमुखी संप्रेषण। अधोमुखी संप्रेषण से तात्पर्य ऐसे संप्रेषण से है जो उच्च अधिकारियों से चलकर नीचे अधिकारियों की ओर जाता है, जैसे विपणन प्रबंधक के द्वारा विक्रय प्रबंधक को आदेश देना। छठवां है ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, जब संप्रेषण निम्न से उच्च स्तर की ओर होता है तो उसे
ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। सातवां है क्षैतिजिक संप्रेषण। इसमें है क्षैतिजिक अथवा समतल संप्रेषण वह है जो किसी संस्था के समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। देखिए यहाँ संप्रेषण के 7 प्रकार बताया है। क्योंकि यह प्रश्न लघु उत्तरी में पूछा हुआ था, लघु उत्तरी 60 वर्ड से ज़्यादा लिखना रहता है, इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के बताया है, इसको लिखा है। तो लेकिन मुख्यतः जो होते हैं संप्रेषण के 2 ही प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के 2 भाग होते हैं, मौखिक और लिखित, और अशाब्दिक संप्रेषण के 3 भाग होते हैं, मौखिक, आंगिक और स्पर्श संप्रेषण। चूँकि बहुविकल्पी में इसी प्रश्न में पूछा हुआ था तो हमने वहाँ 2 टिक किया था। तो ऐसे आप लिख देंगे तभी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ये सारे भाग भी आप लिखेंगे तो, क्योंकि उसको डिटेल में ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्रियाशीलता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उत्तर क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह शिक्षण का एक मूल्यवान सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। क्रियाशीलता 2 प्रकार की होती है, शारीरिक क्रियाशीलता, मानसिक क्रियाशीलता। शारीरिक क्रियाशीलता के अंतर्गत छात्रों को कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता का शिक्षण दिया जाना चाहिए तथा मानसिक क्रियाशीलता में ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण दिया जाना चाहिए। आगे दिया है, मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक छात्र अपने स्वभाव से ही क्रियाशील होता है, अतः क्रियाशीलता उसकी प्रकृति के अनुरूप होती है। बालक का विकास भाषण सुनने और पुस्तकों को रटने से नहीं हो सकता है, यह उसी शिक्षण विधि के द्वारा हो सकता है जो बालक को अधिक से अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी को सफल शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें बालकों को तर्क और चिंतन करने एवं समस्याओं से लड़ने का अधिक से अधिक अवसर दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। उत्तर शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर। पहला है शिक्षण। शिक्षण में पहला दिया है, शिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें एक शिक्षक छात्र को किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और अवधारणा प्रदान करता है ताकि उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। दूसरा, शिक्षक सैद्धांतिक होता है। तीसरा, इसमें विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान का प्रावधान होता है। और चौथा, इसमें शिक्षार्थियों को शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। पांचवा है, इसमें शिक्षार्थियों के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का विकास होता है। आगे दिया है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में पहला है, प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षार्थी के प्रदर्शन में सुधार के लिए नौकरी से संबंधित एक विशिष्ट कौशल के संबंध में एक पेशेवर विशेषज्ञ निर्देश और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ पे दिए छूट गया है, दिए जाते हैं। दूसरा है, प्रशिक्षण व्यवहारिक होता है। तीसरा, इसमें शिक्षार्थियों के मौजूदा ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। और चौथा, इसमें शिक्षार्थियों के दक्षताएं और योग्यताओं का विकास होता है। और पांचवा है, इसमें किसी विशेष क्षेत्र में गहन अध्ययन किया जाता है। शिक्षण जो होता है वो ज्ञान के लिए किया जाता है और प्रशिक्षण होता है ये ट्रेनिंग होता है। जब कोई जॉब के लिए आप कोई जॉब पाते हैं या कोई जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि वो कैसे करेंगे, उसी को प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे कि आप टीचर बनने वाले हैं तो डीएलएड जो एक कोर्स है ये प्रशिक्षण कोर्स है, इसमें सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट करें। उत्तर, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। शिक्षण या अधिगम की कठिनाइयों या त्रुटियों के कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो शिक्षार्थियों की सामान्य या विशेष अधिगम कमजोरियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष विद्यार्थी की किसी विशेष विषय या प्रकरण में अनुभव होने वाले कठिनाई एवं कमजोरी के निदान से उनके निवारण के लिए उपचारात्मक शिक्षण योजना का काम शुरू होता है। किसी समस्या विषय के अनुसार ही उसका उपचार प्रारंभ किया जाता है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण होता है कि बच्चों के कमियों को पता लगा के उसको उचित विधि का प्रयोग करके, शिक्षण विधि का प्रयोग करके दूर करने को ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। और इसी से संबंधित एक निदानात्मक होता है। समस्याओं का पहचान करना, बच्चे के समस्याओं का पहचान करने को निदानात्मक शिक्षण कहते हैं और उसको दूर करने को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं।
प्रश्न संख्या 36 है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया सामान्यतः निम्न सोपानों में की जाती है। पहला है पाठ्य योजना का निर्माण, यानी सूक्ष्म शिक्षा में सबसे पहले पाठ्य योजना बनाया जाता है। इसमें दिया है छात्राध्यापक को एक शिक्षण कौशल जैसे वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना आदि में से किसी एक जिसे कि जैसे कि यहाँ पे जैसे है, जैसे कि छात्राध्यापक को सीखना है का ज्ञान उसे प्रशिक्षण की परिस्थिति में करा दिया जाता है और उस पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना तैयार की जाती है। दूसरा है कक्षा शिक्षण, यानी उसके बाद शिक्षण कार्य होता है। छात्राध्यापक छोटे से पाठ को अपनी सहयोगी छात्रों द्वारा 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है। यह सोपान सूक्ष्म शिक्षण का शिक्षण सूत्र है। तीसरा है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक। प्रतिपुष्टि का अर्थ होता है फीडबैक। छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को प्रभाविता के विषय में पर्यवेक्षक द्वारा एक विशेष रूप से विकसित मूल्यांकन प्रपत्र की सहायता से जानकारी दी जाती है या संपूर्ण पाठ को ऑडियो टेप के माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा पर्यवेक्षक प्रशिक्षणार्थी को ऑडियो टेप सुनाकर उसकी कमियों को इंगित किया जाता है। यानी सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण होता है, फिर शिक्षण कार्य होता है, उसके बाद उसको फीडबैक दिया जाता है, बताया जाता है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। उसके बाद से ये यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पूर्ण हो गया। उसके बाद अगर जो कोई कमी रह जाती है तो पुनः पाठ्य योजना का निर्माण होता है और पुनः शिक्षण कार्य होता है और पुनः फिर से प्रतिपुष्टि, ये प्रक्रिया चलती रहती है। यही है सूक्ष्म शिक्षण। तो आइए पुनः देखते हैं पुनः पाठ्य योजना। पुनः पाठ्य योजना में प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्राध्यापक सुझाए गए विचारों के आधार पर फिर पाठ को पुनः नियोजित करता है। सूक्ष्म शिक्षण का यह सोपान पुनर्नियोजन सत्र कहलाता है। उसके बाद है पांचवा पुनर्शिक्षण। पुनर्योजना के पश्चात पुनर्योजित पाठ को उसी के समान स्तर के दूसरे समूह पर पुनर्शिक्षण कराया जाता है। यह सोपान पुनर्शिक्षण सत्र कहलाता है। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि। पुनर्योजित पुनर्शिक्षण पाठ को पुनः पर्यवेक्षित कर पर्यवेक्षक छात्राध्यापक से फिर पाठ संबंधित विचार विमर्श करता है। वह पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, यानी वही चीज़ें जो तीन जो था पाठ्य योजना का निर्माण, शिक्षण और प्रतिपुष्टि, यही रिपीट होता है फिर से। और आगे इसको फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण किया, उसके बाद से ऐसे एरो लगा के शिक्षण कार्य हुआ, फिर से आप एरो लगा सकते हैं प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। उसके बाद से पुनः पाठ्य योजना का निर्माण होगा, पुनः शिक्षण कार्य होगा, पुनः प्रतिपुष्टि, और ये एक चक्र है, ये चलता रहता है। ऐसे आप फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 37 है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? उत्तर, बहुक्षेत्रीय शिक्षण विधि। इस विधि में एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा कक्षा के बच्चे तथा एक ही कक्षा के अलग अलग स्तर के बच्चे एक साथ बैठते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में हमने बैठक व्यवस्था इस तरह से रखी है कि लगभग एक स्तर के बच्चे एक साथ बैठकर सीख सकते हैं। यहाँ पे बहुक्षेत्रीय पिछले क्लास में 2023 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ था। यहाँ यह शिक्षण कार्य तब होता है जहाँ पे कमरों की संख्या कम होती है या शिक्षक की संख्या कम होती है या बच्चों की संख्या कम होती है। जब कमरों की संख्या कम होती है तो कई क्लास के बच्चों को एक ही में बैठाया जाता है, उसमें शिक्षण कार्य किया जाता है। अगर जो शिक्षक की कमी होती है, 2 ही शिक्षक हैं और पूरे विद्यालय में, तो 2 ही शिक्षक 2 ही क्लास में बैठेंगे, तो 2 ही कक्षा में और भी कक्षा के बच्चों को बैठाया जाता है। एक वहाँ यूज होता है, नहीं तो बच्चे 4-5 हर एक क्लास में मान लीजिए 4-4 5-5 बच्चे हैं तो अलग अलग नहीं बैठाया जा सकता उसको, तो उनको अलग अलग एक ही कक्षा में बैठाया जाता है। वहाँ पे बहुक्षेत्रीय शिक्षण उसी को कहते हैं। ये 2023 में भी आया था, वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था। प्रश्न संख्या 38 है, कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक युक्ति प्रारूप जो ऐसे प्रतिस्थान को अनुमति देता हो जिसमें सत्य आधार वाक्यों से असत्य निष्कर्ष निकालने का अवकाश हो, वह वैध प्रारूप होगा। ऐसी युक्ति जिसमें सत्य आधार वाक्य तथा असत्य निष्कर्ष हो,
एक अवैध युक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है, यानी मोटिवेशन का क्या आशय है शिक्षण में, इसी को बताना है। उत्तर है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्न है। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल 1908 में किया था। मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इन मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है अंतर्नोद सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हल ने किया था। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं उसमें तनाव उत्पन्न करती हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे अंतर्नोद कहा जाता है। यही अंतर्नोद व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा दो मुख्य कारक हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति, दूसरा अचेतन मन। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा। जीवन यानी मूल प्रवृत्ति जो पहला भाग है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। देखिए ये प्रश्न 2023 में भी दो बार पूछा था, एक अति लघु उत्तरी में और लघु उत्तरी में, और 2022 में भी दो बार पूछ दिया, अति लघु उत्तरी में और लघु उत्तरी में। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछ रहा है। और अगले क्लास में हम लोग 2019, 18, 17, 16 के भी प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखेंगे ये प्रश्न पूछा हुआ है। उत्तर है अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है। अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना। अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने को जीवनोपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। स्तर शब्द का आशय उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। अपेक्षित अधिगम स्तर संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, जिनका अवलोकन किया जा सकता है। व्यक्ति ज्ञान, समझ, संयोग, संप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, आकलन इत्यादि जैसे अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण विश्लेषण कर सकता है। आगे दिया है और इसके अनुसार वांछित अधिगम की उपलब्धि को दर्शा सकता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।